नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपका जो 5वां पेपर है बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वालों का हिंदी भाषा शिक्षण एवं प्रवीणता, तो इसमें आपका एक सेकंड यूनिट है जिसका नाम है हिंदी भाषा शिक्षण उद्देश्य एवं उसका आकलन। तो इस यूनिट से आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न आज पढ़ने हैं, इनका रिवीजन करना है और आपको हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। और टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको लिंक में दी गई है। साथ ही साथ आप हमारे ऐप पर जो 20 मॉडल पेपर वाला कोर्स दिया गया है विद आंसर सहित है, इंग्लिश की भी हिंदी उसमें ट्रांसलेशन है, आप उस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। और मात्र 109 रुपये है, आपसे ज़्यादा प्राइज भी नहीं लिया जा रहा। और आप देखना इनसे कितने प्रश्न एग्ज़ाम में फंसते हैं, वो उसकी आप लोग चिंता मत कीजिए, ठीक है भाई। और अगला प्रश्न अब आपके लिए आता है, यहाँ पर पहला प्रश्न है। आइए आपको इम्पोर्टेंट प्रश्नों की तरफ लेकर के चलते हैं। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पर कि वर्तमान में मानक हिंदी रूप में प्रयुक्त कौन सी होती है, ठीक है। वह मानक रूप की अगर बात करें तो हिंदी का जो मानक रूप है वो है हमारी राजस्थानी भाषा। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन डी, राजस्थानी भाषा। नेक्स्ट प्रश्न दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, हिंदी खड़ी बोली। आंसर क्या होगा? हिंदी खड़ी बोली हमारी ये वर्तमान में मानक हिंदी भाषा का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, देखिए यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, सभी शिक्षा शास्त्री एक मत से प्राथमिक स्तर पर शिक्षा से संप्रेषण का माध्यम मानते हैं, तो वो कौन सी भाषा को मानते हैं? आपका आंसर हो जाएगा मातृभाषा को। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन की नई प्रचलित पद्धति का संक्षिप्त नाम क्या है? तो बताइए भैया, 7वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। इसको बोलते हैं सीसी। सीसी का मतलब कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन एवोल्यूशन, इसका मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये एक नई प्रचलित पद्धति है मूल्यांकन की, ठीक है भाई। अगला प्रश्न है आपका, देखिए गणतंत्र भारत में हिंदी भाषा को मान्यता किस रूप में दी गई है? बताइए। 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रभाषा के रूप में दी गई। दर्जा हमारे संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है। और इससे पहले नंबर की जो एक यूनिट है हमारी, उस यूनिट को आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि एक यूनिट नंबर जो है हमारी वो बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट है। छात्र मैथिली शरण गुप्त के चित्र पर माल्यार्पण करता है, उस मूर्ति को वो नमन करता है, तो यह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? आप लोगों ने जब अपना लेसन प्लान बनाया होगा तो आपने किसी भी लेसन प्लान के या किसी भी चैप्टर को जब बनाते हैं तो उसके 6 शिक्षण उद्देश्यों की बात की गई होगी। उन 6 शिक्षण उद्देश्यों में से आपको एक मैथिली शरण का गुप्त का चित्र दिखाया गया है, उस पर एक विद्यार्थी माल्यार्पण कर रहा है, उस मूर्ति को नमन कर रहा है। तो यहाँ पर इस उद्देश्य में कि कौन सा भाव झलक रहा है, प्रश्न ये पूछा गया आपसे। तो याद रखना आप लोग, इसमें दिखा गया अभिवृत्ति का भाव चित्र, अभिवृत्ति झलक रही है, ठीक है, ये उद्देश्य है उसका। नेक्स्ट प्रश्न है कि छात्र समार्थक शब्दों को छांटकर उनका वर्गीकरण कर लेता है, तो यह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है भाई? तो ये कौन से उद्देश्य की पूर्ति करेगा? ये करेगा अर्थ ग्रहण की, क्योंकि अर्थ ग्रहण के आधार पर विद्यार्थी शब्दों को छांट रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है यहाँ पर, देखिए अब आते हैं हम हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी शिक्षण का दोहरा दायित्व है, कथन की पुष्टि दीजिए। तो भैया इस कथन की पुष्टि है, बिल्कुल हिंदी जो है हमारी हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी का दोहरा उद्देश्य होता है, बिल्कुल सही बात है। अब वो दोहरा दायित्व कौन कौन सा है तो देखेंगे यहाँ पर कि विषय वस्तु शिक्षण में भी हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, और अन्य विषयों को सीखने का माध्यम जो है वो हमारी कौन सी है? हिंदी भी है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिए निशान कि शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग अगर आपसे पूछा जाए तो पहला है हमारा अध्यापन उद्देश्य एवं प्रायोजन, ठीक है, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा है अध्ययन अध्यापन की परिस्थितियाँ, और तीसरा है हमारा मूल्यांकन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखेंगे, अगला है अपना ज्ञानात्मक उद्देश्य के क्या तात्पर्य है? ये उद्देश्य अपने 6 प्रकार के हैं, प्रत्येक उद्देश्य के बारे में हम चर्चा भी करेंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य का तात्पर्य है कि छात्रों को भाषा तत्वों का ज्ञान कराना, छात्रों को पाठ्य वस्तु का ज्ञान कराना, और भाषा की जो विभिन्न विधाएं हैं उनका भी बोध कराना, यह है ज्ञानात्मक उद्देश्य का तात्पर्य। अगर पूछा जाए अभिवृत्ति जो उद्देश्य है उसका उद्देश्य क्या है, तो सद्वृत्ति जो होती है उनका विकास करना, जीवन मूल्यों की पहचान करना, चरित्र निर्माण करना और हिंदी भाषा में रुचि का विकास करना,
तो ये उद्देश्य हो गए अभिवृत्तात्मक के। नेक्स्ट अपना प्रश्न आता है, हिंदी भाषा शिक्षण के मूल कौशल कौन कौन से हैं? तो आप लोगों ने सबने पढ़ा है, 4 मूल कौशल हैं, ठीक है ना। सुनना है, बोलना है, पढ़ना है और लिखना है। LSRW से आप याद रख लेना। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम। देखिए अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा शिक्षण का महत्व समझाइए। अब इसके महत्व आपको याद रखने कि राजस्थान में हिंदी भाषा अध्ययन का माध्यम है हमारा, और इस दृष्टि से बच्चों को हिंदी ज्ञान कराना अति आवश्यक है। यदि बच्चे का अधिकार भाषा पर नहीं हो तो वह ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी प्रगति नहीं कर सकता। भाषा ही चिंतन का आधार है और चिंतन के द्वारा ही राष्ट्र का सही मायने में विकास हम कर पाते हैं। भाषा शिक्षण के महत्व को हम निम्न अनुसार समझ सकते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पर भाषा के कौन कौन से महत्व हैं। सबसे पहले व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करती है हमारी भाषा, ठीक है। पहला उद्देश्य, बच्चा प्राय भाषा अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस, स्कूल से सब कुछ सीखता है, इसलिए वह अच्छे और प्रभावी ढंग से अपनी बात कह पाता है और उसको समझ भी पाता है। इस प्रकार बच्चा भाषा द्वारा देखे गए वातावरण में जीता है, वह बड़ा होता जाता है। यही कारण है कि भाषा बच्चे के व्यक्तित्व और उसकी दृष्टि, उसकी क्षमताओं, मनोवृत्ति और उसकी रुचियों के साथ मूल्यों को भी प्रभावित करती है। तो ये पहला उद्देश्य है। दूसरा पूछा जाता है, दूसरा हमारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता में भी सहायक होती है कौन भाषा। तो ये पॉइंट भी आपको पढ़ना है पूरा, ठीक है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है कि शिक्षा प्राप्ति का भी मुख्य आधार क्या है? हमारी भाषा है। कि भाई पाठ्यक्रम में अगर हिंदी को आधारगत विषय के रूप में मान लिया जाए, हिंदी को माध्यम रूप में बनाया जाए, तो भाषा के इतर जो अन्य सब्जेक्ट हैं, विषय के ज्ञानार्जन का माध्यम भी हिंदी है, तो हम अन्य विषयों को भी हम आसानी से समझ सकते हैं। किसी अन्य विषय को सीखने का अर्थ होता है कि उसकी अवधारणाओं को हम सीख रहे हैं, उनकी शब्दावलियों को हम सीख रहे हैं, उसके बारे में आलोचनात्मक ढंग से हम चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में हम कुछ लिखना सीख रहे हैं। तो ये सब काम किसका है? किसी अपनी एक भाषा का होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अपना आता है, यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न आपको याद रखना है कि ये वाला प्रश्न है कि भाषा बच्चों का सांस्कृतिक विकास कैसे करती है। अच्छा प्रश्न है। तो भाषा की प्रत्येक विषय वस्तु का संबंध हमारी संस्कृति से है। भाषा के माध्यम से ही हम अपनी संस्कृति के मूल्यों की पहचान करते हैं। भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है, कौन सा है? अभिवृत्ति का विकास करना। अभिवृत्ति से मतलब क्या है? कि जीवन मूल्यों का निर्माण करना। भाषा की विषय सामग्री में प्रकृति प्रेम, लिंग समानता, शांति, स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, ये सब प्रस्तुत कौन करती है? हमारी भाषा करती है, ठीक है भाई। तो आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि भाषा शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो पहला उद्देश्य आपको याद रखना है, बच्चों को घरेलू भाषा व मानक भाषा के बीच में जुड़ाव स्थापित करना, भाषा को अपने शब्दों में अभिव्यक्ति करने के अवसर देना, बच्चों को प्रश्न पूछने और अपनी बात कहने के भरपूर अवसर उपलब्ध करवाना, बच्चों में दूसरों की बात सुनने की रुचि और धैर्य उत्पन्न करना, बच्चों के भाषाई पूर्व ज्ञान को महत्व देते हुए उनके उपयोग के नए संदर्भ और संभावनाएं खोलना, और बच्चों के दैनिक जीवन के अनुभवों के द्वारा उन अनुभवों से परिचित करवाना। ये क्या है? हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं, आपको याद रखने। नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं। इनको आप लोग अगर पढ़ लेके चले जाएंगे ना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा, यहाँ पर देखिए, देखो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा, मैं आपको यहाँ पर निशान लगवा दूंगा, आप लोग इनको पढ़ के जरूर जाएं। बोलने के कौशल का विकास करने के लिए अध्यापक को कौन कौन सी गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए, या फिर हमारे विद्यालय के अंदर हम बात करें कि भाई बोलने का कौशल विद्यालय में किस तरीके से विकसित किया जाए, तो देखेंगे यहाँ पर बच्चों के साथ अनौपचारिक वातावरण में अपनी भाषा में बातचीत करनी चाहिए। पाठ्यक्रम के आरंभिक पृष्ठों पर जो चित्र है उन पर खूब वार्तालाप करनी चाहिए। परिचित मूर्त वस्तु और चित्रों को लेकर भी बात करनी चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों के अभ्यास से बच्चों को बोलने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। ये हमारे सब क्या है? हमारे जो स्पीकिंग स्किल है, बोलने का जो कौशल है, उसका विकास कर सकते हैं। छोटी छोटी कहानियाँ, चुटकुले सुनाने को कहना चाहिए। बाल गीत भी सुनाने के लिए कहना चाहिए। बाल सभा में कहानी, कथन, घटना वर्णन, ये सब प्रस्तुति भी प्रस्तुत करना चाहिए। कक्षा में एकांकी नाटक आधारित जो पाठों के संवाद है उनको कंठस्थ याद कराएं। तो ये आप लोग याद करेंगे अपना कि भाई कौशल किस तरीके से विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है अपना, यहाँ पर ये ज़्यादातर यही चीज़ें हैं। तो देखेंगे यहाँ पर द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण की क्या क्या समस्या हो सकती है
और उनका समाधान क्या होगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समस्याओं की बात करेंगे। तो समस्या होती है, पहली समस्या है पढ़ने की दृष्टि से समस्या। पठन में ध्वनि उच्चारण की समस्या द्वितीय भाषा के रूप में एक मुख्य समस्या है। हिंदी की ऐसी अनेक ध्वनियाँ हैं जो हिंदी के जो भीतर क्षेत्रों के छात्रों के लिए बहुत ही कठिन है। जो ध्वनि उन छात्रों की मातृभाषा में नहीं, उसका उच्चारण तो बहुत ही कठिन हो जाता है। हिंदी में हम लिखते हैं राम श्याम वगैरह, ये जो सब शब्द हैं उच्चारित रूप है, लेकिन रियलिटी में ये शब्द होते हैं राम, श्याम, भवन, कमल, ये शब्द होते हैं, मतलब आधा अपूर्ण अक्षर होता है वहाँ पर, क्योंकि ये जो शब्द हैं उनमें हमारे स्वर शामिल होते हैं, जबकि ये हमारे हिंदी के रियल शब्द है। ठीक है, आ गया समझ में। उसके बाद है लेखन की दृष्टि से अगर बात करें तो हमारी हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी लिपि है, याद रखेंगे। यह एक प्राचीन, वैज्ञानिक, सुडोल, सुंदर और सरल लिपि है। उसके बाद भी द्वितीय भाषा के रूप में हम हिंदी शिक्षण में समस्या उत्पन्न करती है। जैसे इस लिपि के जो अक्षर हैं हमारे ये वाले न, नौ और नौ, अक्षर के बाईं तरफ अगर नी अक्षर की बात कर लें तो दाएं तरफ हम कौन सा लिखते हैं, बड़ी नी लिखते हैं। ठीक है, चारों ओर कोई ना कोई मात्रा जरूर लगती है। मुद्रण और टंकन में भी यह असुविधा है। इन कठिनाई के निवारण हेतु हमें मात्रा और चिन्हों को तो नहीं बदल सकते, किंतु लिखने की सुनिश्चित प्रणाली अपना करके इस समस्या को दूर किया जा सकता है। तो ये समस्या है, व्याकरण की दृष्टि से भी हमारी एक समस्या होती है। ठीक है, तो ये भी आप लोग पढ़ेंगे। अगर हम बात करें इसके निवारण की, तो इसको सुझाव की बात करें यहाँ पर, तो देखेंगे यहाँ पर सुझाव क्या है हिंदी भाषा शिक्षण के उपयोग के लिए। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी दो उद्देश्यों को मुख्य रूप से समक्ष रख करके सीखी जाती है। एक तो यह कि सामाजिक और राष्ट्रीय संपर्क बनाने के लिए, और दूसरा एक प्रतिष्ठित भाषा के रूप। वास्तव में हिंदी का सिखाना अनुसरणात्मक प्रक्रिया है, जिसको सिखाते समय हम निम्न पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। कौन कौन से, कि हिंदी के अच्छे विवरण प्रस्तुत करना और उनकी तुलना किसी अन्य भारतीय भाषाओं के साथ करना। दूसरा है कि क्रमिक पुस्तकों की रचना करना और उनके लिए मार्गदर्शिकाएं तथा छात्रों के उपयोग के लिए पुस्तकें बनाना। पाठ्यक्रम का नवीनीकरण करना और सेवारत अध्यापकों के लिए परिवार संवाद और कार्यशालाओं का आयोजन करना। तो ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। प्राथमिक स्तर पर, यह अच्छा प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर आकलन करते समय हम किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आकलन जो है डर व भय पैदा करने वाला कभी नहीं होना चाहिए। आकलन की प्रक्रिया में बच्चों की मौलिकता, कल्पनाशीलता और सृजनशीलता के अवसर प्राप्त हों। आकलन की विधियों में विविधता हो ताकि ये प्रक्रिया बच्चों के प्रति रुचिकर बन सके। प्रत्येक गतिविधि में हर एक बच्चे की सहभागिता होनी चाहिए। तो ये आकलन करते समय ध्यान रखना ये बात है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आकलन की क्षमता और सीमाओं को ध्यान में रखकर करना चाहिए। एक बच्चे की प्रगति की तुलना दूसरे बच्चे से बिल्कुल ना करें। बच्चे की प्रगति की तुलना उसकी स्वयं की पिछली प्रगति के साथ में जरूर करें। ठीक है, ताकि उससे आकलन और भी बेटर हो सके। आकलन हमेशा प्रत्येक बच्चे की प्रगति का ब्यौरा रखा जाए और उसे बच्चे और शिक्षक अभिभावकों को दिखाना चाहिए। आकलन व्यक्तिगत, सामूहिक, सहपाठियों से मूल्यांकन किसी भी प्रक्रिया से कर सकते हैं। आकलन कक्षा और कक्षा के बाहर दैनिक क्रियाओं के रूप आधार पर भी करना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि इस तरीके से आप आकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे जो आते हैं वो यहाँ पर है निबंधात्मक। तो निबंधात्मक प्रश्नों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा नहीं, आपको पता है। और निबंधात्मक जो प्रश्न है मैंने अपने ऐप के अंदर बताए हैं। ठीक है भाई, तो ऐप में आप लोग जाइए, अपने कोर्स को परचेज़ कीजिए। 109 रुपये आप पेमेंट डन कीजिए। आप फ़ोनपे वगैरह अगर नहीं चलाते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल करिए। ठीक है, इस नंबर पर आप इस पर भी अपना फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम से कर सकते हैं। और इस नंबर पर आप लोग जब कर देंगे पेमेंट तो आपको आसानी से आपका नंबर, जो भी आप लोग अपने नंबर पे एक्टिवेट करवाना चाहते हो, उस नंबर पे आपके कोर्स को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। आप पेमेंट इस नंबर पर कर सकते हैं। अगर कोई फ़ोनपे नहीं चलाता है, अगर चलाता है खुद अपनी मोबाइल में जिसमें ऐप इंस्टॉल कर रखा है, तो उसमें अंदर ऐप में पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ किसी दूसरे से आप करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर करिएगा, आपके नंबर पर एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये अपना कोर्स जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस चल रहा है राजस्थान के अंदर। आप चिंता मत कीजिए, चीज़ें वही आएंगी जो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको सिलेबस से बाहर पढ़ा नहीं रहे, तो सिलेबस से चीज़ें आएंगी, चिंता मत कीजिए। लेकिन गागर में सागर वाली बात कर रहे हैं हम। ठीक है भाई, धन्यवाद।